हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पैरेलल रिएक्शन वाला केस डिस्कस किया था और उसके अंदर जो एग्जांपल मैंने लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO और CO2 दोनों बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट, कि किसकी रिलेटिव अमाउंट ज़्यादा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट CO2 होगा, कार्बन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट जो होगा वो CO होगा। इसी में मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे जिसमें मेनली हमारा जो डिस्कशन हो रहा था वो थर्ड पार्ट में था, जिसमें ऑक्सीजन के कार्बन के 2 मोल्स के साथ हमने मिक्स किया था 1.25 मोल ऑक्सीजन। ये पर्टिकुलर केस था। यहाँ पर मेनली कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसा मैंने बताया कि हमें समटाइम्स ये नहीं पता चलता कि कार्बन एक्सेस में है या ऑक्सीजन एक्सेस में है। दो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 पार्ट मैंने आपको दिए थे उनमें इजीली हम पता कर पा रहे थे कि ऑक्सीजन ज़्यादा है या कार्बन ज़्यादा है, तो उनको सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, स्पेशली इस सी पार्ट को लेके। फिर से इसको मैं एक बार सॉल्व कर सकता हूँ। सी पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस बार हम यहाँ पर थर्ड पार्ट में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन एक्सेस में है, मैंने पहले प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO बना दिया। इसके 2 मोल्स, इसके 1.25 मोल्स। लिमिटिंग फाइंड आउट कर सकते हो 2/1 और यहाँ 1.25 डिवाइड बाय हाफ, तो ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन हो गया, कार्बन। 0 2 के साथ 1 मोल रिएक्ट करेंगे, 0.25 मोल्स बच जाएंगे और 2 मोल्स है, इसके कितने बन जाएंगे, 2 मोल्स। लेकिन कह सकते हो कि यहां पर हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO, और ऑक्सीजन तो बच गई। और ऑक्सीजन बच रही है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। यहां पर CO और O2 को फर्दर रिएक्ट करवा देंगे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO2। CO प्लस O2 बैलेंसिंग कर दी। इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स। इसके कितने मोल्स है, 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स ये लिमिटिंग है, दिख रहा है। पॉइंट हाफ के साथ 1, तो 0.25 के साथ 0.5, तो कितने मोल्स बचेंगे, 1.5। और 0.25 से इसके कितने बच जाएंगे, 1.5 मोल। तो ये तरीका है। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे थर्ड पार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, ना तो कार्बन बच रहा है ना ऑक्सीजन बच रही है, दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। ये भी आप नोटिस कर सकते हो। ना तो फाइनली यहाँ पर कार्बन 0 ऑक्सीजन 0, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कंप्लीटली CO और CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। जबकि यही हमने यहाँ पर जो केस लिया था, इसके 2 मोल कार्बन के साथ 3 मोल ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन बच गई थी, यहां पर ऑक्सीजन बची है। यहां पर सेकंड पार्ट में देखा कि कार्बन बचा है, लेकिन थर्ड पार्ट में ना तो कार्बन बचा है ना ऑक्सीजन। तो स्पेशली ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें आप एक और चीज कह सकते हो कि ऐसा भी केस आता है कि कार्बन जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन, वो कंप्लीटली रिएक्ट करके CO भी बना रहे हैं और CO2 भी बना रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। जबकि इसमें केवल CO2 बना है, इसमें केवल CO बना है। तो जो अप्रोच मैंने बताई है आप लोगों को, उससे ये फायदा होता है कि हमें नहीं पता करना कि कौन एक्सेस में कौन लिमिटिंग है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि कुछ क्वेश्चंस एक स्टेप में सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होंगे, ये जरूर यहां पर हो सकता है। हाँ, अगर यहां पर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें लैंग्वेज ही ऐसी हो कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO और CO2 दोनों बना रहे हैं और कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि वो थर्ड वाला केस है, जहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये दोनों रिएक्ट करके CO और CO2 दोनों बना रहे हैं। तो फिर आप को ये कह सकते हो डायरेक्टली थर्ड केस यहां पर होगा। अब अगर मुझे ये पता चल रहा है कि ये केस 3 है, अगर ये आपको पता चल जाता है या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। इसी को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड फॉर थर्ड पार्ट, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि हो सकता है ये मेथड आप कहीं पर देखो तो आपको पता हो कि हाँ ये हमें आता है, दो अदरवाइज हम फॉलो तो इसी मेथड को करेंगे, ये ऑल्टरनेट मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। ये ऑल्टरनेट मेथड का क्या तरीका है वो मैं आपको अब समझा रहा हूं। एक टर्म यहां पर यूज करते हैं, POAC,
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये दो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हम मानते हैं कि जितने एटम्स लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में भी होंगे, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी है। बट ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अच्छा तरीका नहीं है, काफी लेंदी तरीका है, इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। अगेन एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन तरीका क्या है, कैसे इसको यूज करना, अगर पढ़े तो कैसे करना है। एक ही एडवांटेज है इसका पीओएससी मेथड का, जो जनरली बोला जाता है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं रिएक्शन को बैलेंस तो खैर नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, CaCO3 कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस CO, या इसी में ये तो ऑलरेडी क्योंकि बैलेंस हो गई तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें कुछ खास एग्जांपल नहीं। KClO ये कोई रिएक्शन है और हमें ये बताना है इसमें कि अगर इसके लेट से हमारे पास x मोल है तो KCl के कितने मोल्स बनेंगे, राइट। तो हमारे पास KClO3 के मोल्स पता और हमें किसके मोल्स फाइंड आउट करने, KCl के। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, तो यहां पर अब इसमें हम POSC अप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे बोला जाता है अप्लाइंग POSC फॉर क्लोरीन। अप्लाइंग POSC फॉर क्लोरीन का मतलब क्या हो गया कि क्लोरीन के जितने एटम लेफ्ट में होंगे उतनी एटम राइट में भी होंगे, सही बात है। अब उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं KClO3 के यहाँ पर n मोल्स है और इसके एक मोल में क्लोरीन कितनी है, एक, तो ये क्लोरीन के क्या, क्लोरीन एटम्स के क्या हो गए, मोल्स हो गए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एटम KClO4 में भी है और KCl में भी है, तो राइट हैंड साइड में KCl क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे, तो KClO4 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस मोल्स ऑफ KCl इंटू 1। ये KClO4 के अंदर क्लोरीन के मोल्स, ये KCl के अंदर क्लोरीन के मोल्स। बाय दी अगर यहाँ पर Cl2 होता, सपोज होता, तो फिर हम यहाँ पर जितने मोल्स यहाँ पर इसके होते मल्टीप्लाइड बाय क्या करते, 2 करते। तो ये राइट हैंड साइड में क्लोरीन के मोल्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के मोल्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर मुझे KClO3 के मोल्स पता और KCl के फाइंड आउट करना है तो मुझे उससे पहले किसके मोल्स पता होने चाहिए, KClO4 के मोल्स भी पता होने चाहिए, तब मुझे किसके मोल्स पता चलेंगे, KCl के। अब क्वेश्चन आता है फिर KClO4 के मोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो उसके लिए हमें किसी और के लिए POSC लगानी पड़ेगी, तो अप्लाइंग POSC फॉर ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन एटम के लिए POSC लगाते हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो मोल्स ऑफ KClO3 इंटू एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इंटू 3। इधर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन केवल KClO4 में है तो 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4। तो यहां से अगर हम देखें तो कह सकते हो KClO3 के मोल्स पता है तो आपको किसके मोल्स निकाल सकते हो, KClO4 के, और उस KClO4 के मोल्स को यहां पुट कर दोगे। KClO3 के मोल्स पता है तो हमें किसके मोल्स पता चल जाएंगे, KCl के। अब आप सोचो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था, KClO3 के इतने मोल्स है, बताओ KCl के मोल्स कितने होंगे। अगर ये आपको फाइंड आउट करना और आप ये POSC मेथड लगा रहे हो, इतनी सारी स्टेप्स फॉलो करनी होगी, इतनी सारी स्टेप्स फॉलो करनी होगी, तब जाके आप कर सकते हो, जो कि हम कभी भी नहीं करने वाले हैं। अगर यही क्वेश्चन मुझे कहा जाएगा सॉल्व करना है, मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, इसके x मोल से KCl के कितने बनेंगे, आ जाएगा। बिकॉज ये 4 और 3 भी कैसे आया है, ये भी POSC है एक तरह से, बट ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है। तो आप आगे कभी भी ये वर्ड सुनो POSC, तो इससे आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो तरीके मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो यहां पर करना है। बट ये तो POSC क्या होता है वो मैंने बताया, लेकिन यहां पर
इस पर्टिकुलर केस में मैं एक चीज आपको बता दूं, पीओएससी के अंदर हम मानते हैं कि जितने भी क्लोरीन के एटम लेफ्ट में वो सारे राइट में जा रहे हैं, जितने भी ऑक्सीजन के लेफ्ट में वो राइट में जा रहे हैं, तो जो यील्ड होती है वो 100% होनी चाहिए। 20-30% यील्ड के केस में फिर हम इस तरीके को यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां दो हम तो इस मेथड को कभी भी यूज नहीं करने वाले हैं। बट ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम इस मेथड को यानी ऑलमोस्ट इस तरीके को यूज कर सकते हैं जिससे थोड़ा फास्ट हो सकता है। जैसे यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके थर्ड पार्ट की ही बात कर रहा हूं, क्या बना रहे हैं, CO प्लस CO2। दो ये रिएक्शन इस तरह से लिखना गलत है, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन एक अलग रिएक्शन से CO बना रहे हैं और एक अलग रिएक्शन से CO2 बना रहे हैं, लेकिन हमने सबको एक साथ ही यहां पर लिख दिया कि हाँ ये स्टार्टिंग थी, रिएक्टेंट ये थे, ये फाइनली प्रोडक्ट है। अब यहां पर हमें पता है कि इसके हमने कितने मोल लिए, 2 मोल, इसके हमने कितने मोल लिए, 1.25 मोल, और फाइनली इनसे क्या बन रहा है, CO और CO2। अब हम मान रहे हैं कि ये दोनों पूरे कंज्यूम हो रहे हैं और इसके A मोल्स बन रहे हैं और इसके B मोल्स बन रहे हैं। बैलेंसिंग कुछ नहीं की, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं कर सकते आप, ये तो अलग अलग रिएक्शन है, बस हमने लिखा कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अदरवाइज ये कोई रिएक्शन भी नहीं है जिसमें एक साथ CO और CO2 बन रहे हैं, वो अलग अलग रिएक्शन ऐसे बनते हैं CO और CO2 की। तो यहां पर अब हमें केवल एटम्स को बैलेंस करना है, तो यहां पर हम देखें लेफ्ट साइड में कार्बन के कितने एटम्स है, 2 मोल्स, तो राइट साइड में भी कितने होने चाहिए, 2 मोल्स। तो अगर CO के A मोल्स है तो यहां से कार्बन के कितने मोल्स आएंगे, A मोल्स, यहां से कितने आएंगे, B मोल्स, तो A प्लस B मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ऑक्सीजन एटम के मोल्स की बात करें, मॉलिक्यूल के नहीं, एटम की बात करें, तो ऑक्सीजन एटम के कितने हो जाएंगे, 2.5। यहां पर ऑक्सीजन एटम के कितने हो जाएंगे, A, और यहां पर ऑक्सीजन एटम के कितने हो जाएंगे, 2B। A और B के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। वही आंसर आया यहां से। लेकिन मैं फिर से कह सकता हूं, ये तभी यूज करो जब आपको ये पता हो कि ये दोनों पूरे रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरीके को आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में नहीं लगा सकते हो, ये वाला तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके CO और CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। फाइनली ना तो कार्बन बच रहा है और ना ही कार्बन बच रहा है, ना ही ऑक्सीजन बच रही है, तभी आप इस मेथड को यूज करोगे। तो फिर से कहूंगा, जो मेथड मैंने पहले बताया था वही आपको यूज करना है। ये तो मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आप हो सकता कहीं पर आपको ये मेथड दिख जाए। होता क्या है, ये मेथड जब हम देखते हैं तब तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ये मेथड कहाँ यूज करना है ये समझ में नहीं आता है। उस क्वेश्चन में तो आप देखोगे तो बड़ा आसान सा लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इस मेथड को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं, हम इसी अप्रोच को प्रीफर करेंगे। राइट, प्रैक्टिस करोगे, 2-3 और क्वेश्चंस करोगे, अपने आप ये सारा जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा ही है ये भी सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ यहाँ पर इसी पर बेस्ड, तो उससे थोड़ा और आसान ये पार्ट हो जाएगा। Reacts completely with 0.65 moles of O2 to produce FeO and Fe2O3. Find moles of each product. साफ साफ लिखा हुआ है 1 मोल आयरन completely reacts completely with 0.65 moles of O2 to produce FeO and Fe2O3. Find moles of each product. एक से ज्यादा तरीके सॉल्व करने के आपके पास, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। करिए, देखें पहले आप लोग करिए कौन से तरीके से करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस सॉल्व करो इसको।
आया आंसर? चलिए देखते हैं। पहले मैं इस तरीके से करवा देता हूं क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि रिएक्ट्स कंप्लीटली, तो इसीलिए हम ये वाला मेथड यहां पर यूज कर सकते हैं। तो Fe प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू FeO प्लस Fe2O3। बैलेंसिंग नहीं की है मैंने, इसके 1 मोल है, इसके 0.65 मोल्स है, मान लेते हैं इसके A बनेंगे, इसके B मोल्स बनेंगे। बैलेंस करो, A 1 मोल इक्वल्स टू A प्लस 2B। यहां पर 0.65 2 टाइम्स करना होगा, 1.3 A प्लस 3B। तो B इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो B इक्वल्स टू 0.3 और A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.4। दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, एक बार वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। कोई सा भी प्रोडक्ट बना लो, क्या बनाए Fe, चलिए 2O3 बना लेता हूं, तो यहां पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 3/2 टाइम्स हो जाएगा। इसके कितने मोल है 1 मोल, इसके कितने मोल है 0.65। लिमिटिंग फाइंड आउट करना होगा, तो 1/2 यहां पर 1.3 डिवाइडेड बाय 3, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग आएगी, ऑक्सीजन लिमिटिंग है तो ये 0, ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गई। यहां पर इसके कितने मोल्स बचेंगे 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये हो गया 4/3 इंटू 0.65, और यहां पर 0.65 से इसके कितने बनेंगे 2/3 इंटू 0.65 यानी 1.3 डिवाइडेड बाय 3। इसके कितने बचेंगे वो निकाल सकते हैं हम, तो ये 0.65 कितना हो गया 2.6, 3 में से 2.6 गया तो 0.4/3। फिर से अगर हम देखें तो Fe2O3 में ऑक्सीजन ज्यादा है और FeO में आयरन ज्यादा, तो आयरन बच गया और हमने प्रोडक्ट क्या बनाया Fe2O3। जबकि आयरन अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए FeO। तो कोई नहीं, Fe2O3 को आप किसके साथ रिएक्ट करवा लो, Fe के साथ, क्या बना लो FeO। बैलेंस करने के लिए ये 3 टाइम्स हो गया। आई थिंक ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके मोल्स वापस से लिख दीजिए, आयरन के कितने बचे हुए 0.4/3, इसके कितने बचे हुए 1.4/3। लिमिटिंग ये है, चला जाएगा 1/3 माइनस 0.4/3 और इसके 3 इंटू 0.4/3, तो इसके तो आ गए 0.4, इसको सॉल्व कर लीजिए 0.9 यानी 0.3। ठीक है, तो ये पैरेलल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। शीट में और भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को अब। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो चलिए इनको डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे वाटर की बात करें H2O, ये इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कौन कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये हमें किससे पता चलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो लिखे यहां पर, इट शोज दी
actual number of atoms, actual number of atoms of each element in a molecule. Actual number of atoms of each element in a molecule. एग्जाम्पल जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में देर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड देर आर 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये आप कह सकते हो C2H6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देन इसी में आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखिए, it shows the atoms in their simplest whole number ratio, simplest whole number ratio in a molecule. It shows the atoms in their simplest whole number ratio in the molecule। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर इन एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें लिखना होगा। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? CH2O। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसे मॉलिक्यूलर भी कह सकते हो और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होगा। लेकिन C2H6 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3। ये इसके क्या हो गए? एम्पेरिकल फॉर्मूले हो गए, जहां पर एटम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चल रहे हैं कि उसमें कार्बन के एक्चुअल में कितने एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे। हाँ, बट इन एटम्स के नंबर का हमें क्या पता चल जाएगा? रेशियो। ये पता चल रहा है कि कार्बन के अगर x एटम है तो हाइड्रोजन के 2x एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के x एटम होंगे। तो ये उनका रेशियो बता रहा है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो आपको यहां पर बता रहा है। वैसे यहां पर एक और टर्म यूज होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए वो उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, it shows how atoms are connected with each other in space. How atoms are connected with each other in space। जैसे बेंजीन की हम बात करें तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहां पर कुछ डबल बॉन्ड होंगे और कुछ सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन और कार्बन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये हमें यहां से पता चल रहा है, C6H6। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। तो ये तीन वर्ड्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट नाउ मेनली अभी हम जो बात करेंगे वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं। बट ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर एन नंबर ऑफ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके फॉर्मूले कैसे पता चलते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, कैसे पता चला हमें, या यूरिया का फॉर्मूला कैसे पता चला? तो ये फॉर्मूले कैसे पता करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो अप्रोच जो है वो यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करें। तो कैसे हम किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जैसे ये ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला लिखा C6H12O6, कोई भी जो फॉर्मूला होता है क्या बताता है आपको, ये बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम्स के साथ हाइड्रोजन के 12 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम कंबाइन हो रहे हैं, या ये बताता है कि इसके 6 ग्राम के साथ इसके 12 ग्राम कंबाइन हो रहे हैं और इसके 6 ग्राम नहीं, ग्राम में नहीं, ये किस में डील करता है, नंबर के साथ हम डील करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये नंबर्स बताता है कि इसके इतने एटम्स है, हाइड्रोजन के इतने एटम्स है, ऑक्सीजन के इतने एटम्स है। अब सपोज करिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसका आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल की, उस पहले एम्पेरिकल फाइंड आउट करेंगे फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका तरीका क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर पहले आप ये फाइंड आउट करो कि अगर उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस आप इसे बोल सकते हो, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, दूसरा ये फाइंड आउट करना होगा कि एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना है, कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। लेट्स से इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हमने किया और फाइनली हमें पता चल गया कि इन ए कंपाउंड 60% बाय मास कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है और 32% बाय मास ये ऑक्सीजन है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा, मींस 100 ग्राम अगर कंपाउंड है तो उसमें 60 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया, एक फॉर्मूला क्या बताता है कि किसके कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। तो क्या राइट नाउ इसके 60 ग्राम मतलब 60 एटम्स हो गए, नहीं, ये तो ग्राम है ये भी। तो इन सबको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो लेट मान लेते हैं ये 60 ग्राम है, लेट कार्बन इज 60 ग्राम, तो हाइड्रोजन 8 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा 1, यहाँ पर किससे डिवाइड कर दिया, 16 से। तो ये इसके क्या आ गए मोल्स, इसके 5 मोल, इसके 8 मोल और इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल। दैट मीन्स इसके 5 मोल्स के साथ इसके 8 मोल कंबाइन हो रहे हैं और इसके कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2 मोल्स। क्या इसको और सिंपल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यानी इसके 5 एटम्स है तो इसके 8 एटम्स के साथ कंबाइन होंगे और इसके कितने एटम्स के साथ, 2 एटम के साथ। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, C5H8O2। हाँ, यहाँ डाउट आता सर ये एम्पेरिकल हुआ, ये कैसे पता चला, तो इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये तो हमने 68 और 32 लिया था, लेट से ये 120 ग्राम ले लेता तो ये 16 ग्राम हो जाता, ये 64 ग्राम हो जाता, तो ये सारे वैल्यूज डबल हो जाती। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 16 और यहाँ पर क्या आता, 4 आता। अब अगर आपने यहां पर वेट बढ़ा दिया तो ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी ये फिक्स नहीं होंगे, ये वैल्यूज वेरी कर सकती है, बट रेशियो जो होगा वो हमेशा 5, 8 और 2 का ही होगा। तो यहां पर और यानी ये बता रहा है कि इसके 5 मोल्स है तो इसके 8 मोल्स है, अगर इसके 10 होंगे तो इसके 16 हो जाएंगे, इसके 15 है तो यहाँ पर 24 हो जाएंगे। तो अब हमें ये नहीं पता कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एग्जैक्टली 5 एटम है या 10 एटम है या 15 एटम है, वो कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे कार्बन के चेंज होंगे हाइड्रोजन के भी चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखते हो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH, कि इसका एक एटम है तो हाइड्रोजन का एक एटम है। आपको अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दूं, इससे आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते, वो आपको नहीं पता है। उसी तरह से यहां पर भी हमें क्या पता चल रहा है, इनका रेशियो, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे कहा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हमें देखना है कि इससे हम किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। बट ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो मैंने आपको यहां पर बताई। जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं,
एक कंपाउंड है जिसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन है, ये भी 50%, ये भी 50% बाई मास। आपको अब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। एक ऑप्शन आप इसका भी 50 ग्राम मान लो, इसका भी 50 ग्राम मान लो, लेकिन अगर 50-50 ग्राम मानोगे तो कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो हम क्या करें, यहां पर लेट से 52 की बजाय मैं इसके 64 ग्राम और इसके भी 64 ग्राम मान लेता हूं। मैंने 64 मान लिया। अब मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो 64 डिवाइडेड बाय 32, 64 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां पर कितना आ गया 2, यहां पर कितना आ गया 4। ये 2 और 4 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ 64 माना था। अगर मैं 32 मानता तो 1 और 2 आता, 16 मानता तो और फ्रैक्शन में आता। तो यहाँ अब फिर से ये वही हो गया कि ये रेशियो बता रहा है, इसके 2 एटम्स है तो इसके 4 होंगे, इसके 1 है तो इसके 2 होंगे, और हमें तो कौन सा रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट। तो हमने इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर लिया 1:2, यानी फॉर्मूला क्या हो गया SO। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में मत सोचो, अभी केवल किसके बारे में आपको सोचना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में ही आपको सोचना है। वो मैंने आपको यहां पर बताया। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। An organic compound containing carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen weighing 7.3 gram contains 3.6 gram carbon, 0.7 gram hydrogen, 1.4 gram nitrogen and rest oxygen. Find empirical formula. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और रेस्ट ऑक्सीजन, टोटल 7.3 होना चाहिए। कार्बन कितना 3.6 ग्राम, हाइड्रोजन 0.7, ये 1.4, टोटल करोगे 2.13, 5.7, यानी ये कितने ग्राम हो गया 1.6 ग्राम। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ 12, 1, 14, 16, 0.1, 0.1, 0.7, 0.3, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो 3:7:1:1। तो यहाँ पर इसका CH3H7NO
ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बहुत आसान है एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना, इसीलिए आप यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये सब जो है वो मास है। समटाइम्स क्या होता है वो मैं बता दूं, यहां पर इवन हो सकता है कि बड़ा सिंपल सा भी एक क्वेश्चन आ जाए कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये दे रखा है 25% और 75% बाय नंबर। %25 एंड 75% बाय नंबर, मास का नहीं है, नंबर। यानी इसके 25 एटम्स है तो इसके कितने हैं 75 एटम्स। तो 25 एटम्स है तो इसके 75 है, तो इसके 1, तो इसके 3, डायरेक्ट नंबर पता चल गया। इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हो कि इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे मोस्टली क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर ये परसेंटेज बाय नंबर गिवन है, यानी इसके इतने एटम्स है, इसके इतने एटम्स है, तो डायरेक्ट हमें क्या पता चल जाएगा, फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो ये केयरफुली माइंड में रखना कि क्या हमें यहाँ पर गिवन है वो हमें पता हो। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अभी तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है। समटाइम्स इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ, लिखिए। फाइंड empirical formula of a hydrocarbon if 1.4 gram hydrocarbon on complete combustion gives 4.4 gram CO2 and 1.8 gram H2O. 1.8 gram H2O, 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, CO2 कितने ग्राम 4.4 ग्राम और H2O कितने ग्राम 1.8 ग्राम। अब सोचिए आप हाइड्रोकार्बन, इसमें तो केवल कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं हाइड्रोकार्बन में, यानी और अब हम इसकी किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कंबशन यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन हमें नहीं लिखनी है, बट ये समझ में आ रहा है कि CO2 के अंदर जितना भी कार्बन आया है वो इसी हाइड्रोकार्बन से होगा, H2O के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है वो भी इसी हाइड्रोकार्बन से ही आई है। तो इस हाइड्रोकार्बन के 1.4 ग्राम में कितना कार्बन है, कितनी हाइड्रोजन है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें CO2 का मास पता है, इसमें हमें किसका मास निकालना होगा, कार्बन का मास। आई थिंक बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, या तो मोल्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बिकॉज इसका मोलिकुलर मास कितना है 44 ग्राम। अगर ये है तो ये 12 ग्राम होगा और ये 32 ग्राम होगा और मिलके 44 ग्राम, और यहाँ पर केवल कितना है 4.4, तो कह सकते हैं कार्बन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम कार्बन और 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, और यहाँ पर कह सकते हो कि 0.2 ग्राम हाइड्रोजन और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ये टोटल हो गया 1.4 ग्राम, टोटल हो गया 1.4 ग्राम। तो यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता चल गया, कार्बन 1.2 ग्राम, हाइड्रोजन 0.2 ग्राम,
मोल्स निकाल दो, 12 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, यानी 1 और 2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट, यानी रादर देन कार्बन और हाइड्रोजन, आपको किसका मास दे दिया CO2 और H2O का, कि वो एलिमेंट किसी में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन सारा किस में कन्वर्ट हुआ CO2 में, तो आपको CO2 का मास दे दिया। हाइड्रोजन सारी किस में कन्वर्ट हो गई H2O में, तो आपको H2O का मास यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वो आप देख सकते हो। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, लिसन इट केयरफुली, थोड़ा ढंग से आप सुनना। यहाँ पर माइनर साइज में हम चेंज करेंगे। 3 ग्राम ऑफ a hydrocarbon, sorry 3 ग्राम ऑफ ए 3, मैं लिख रहा हूं यहां 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gives 4.4 ग्राम CO2, 1.8 ग्राम H2O, only by complete combustion, find empirical formula, डिफरेंस क्या है इन दोनों क्वेश्चन में। यहां पर लिखा हुआ था हाइड्रोकार्बन, यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहां था कि इसके अंदर क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या क्या है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से सुनो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंबशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐड कर रहे हैं, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, केवल CO2 और H2O ओनली लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो प्रोडक्ट साइड में हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ही एलिमेंट है। तो अब यहां पर जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से हम करें तो ये तो समझ में आ रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। 44 ग्राम CO2 है तो कार्बन कितना हो गया 1.2 ग्राम, हाइड्रोजन कितना हो गया 0.2 ग्राम, लेकिन इन दोनों का वेट अगर मिला है तो ये केवल आता है 1.4 ग्राम, जबकि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया था वो कितने ग्राम था 3 ग्राम। तो कार्बन और हाइड्रोजन से तो 1.4 ग्राम हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कोई एलिमेंट भी है। क्वेश्चन अब ये आता है कि और कौन सा एलिमेंट हो सकता है, हमें क्या पता। तो फिर से प्रोडक्ट्स में देखिए, केवल प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है CO2 और H2O, कोई ओनली वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई और प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब एलिमेंट तो 3 ही हो सकते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो भी बचा हुआ है वो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। टोटल कितना होना चाहिए 3 ग्राम, इन दोनों का कितना हो गया 1.4 ग्राम, तो कह सकता हूँ 1.6 ग्राम क्या होगी ऑक्सीजन। फिर से वही 12, 1, 16, तो 0.1, 0.2 और ये 0.1, तो CH2। तो ये लैंग्वेज पर थोड़ा सा बेस्ट हो गया। जनरली इसमें ऑक्सीजन ही ज्यादातर हम मान होती है, बिकॉज कंफ्यूजन ऑक्सीजन में होता है। बहुतों को लगता है सर ऑक्सीजन तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो आई जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें अगर इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं तो ये टोटल 1.4 ही होता है, जबकि टोटल हमने कंपाउंड कितना लिया है 3 ग्राम। तो वो जो डिफरेंस था वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर वही आता है कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, बट इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बिना उसके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब फर्दर इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो लिखिए टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो आपको ये पता हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे इसी की बात कर लेते हैं CH2O, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस एक्चुअल में इसके एक मॉलिक्यूल में या तो हमें कार्बन के एटम्स पता चल जाए, या हाइड्रोजन के पता चल जाए, या ऑक्सीजन के पता चल जाए, या टोटल एटम्स पता चल जाए, यानी कोई एक इंफॉर्मेशन हो कि इस एलिमेंट के इतने एटम्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए कि पर मॉलिक्यूल कार्बन के 2 एटम्स है तो क्या हो जाएगा C2H4O2, अगर 3 है तो C3H6O3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, इफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ actual number of atoms, if actual number of atoms of any element in the compound is given, any element in the compound is given, या सेकंड ऑप्शन, if total number of atoms in the molecule are given, if total number of atoms in the molecule are given, total number of molecules in the total number of atoms in the molecule are given, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक ही बात है। या तीसरा ऑप्शन होता है इफ मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट ही दे दिया जाए। जैसे ये कह दिया जाए कि जो कंपाउंड है, जैसे यहां पर हम बात करें, ये जो राइट नाउ फॉर्मूला दिख रहा है 12 + 2 + 16 30 हो रहा है, राइट, और गिवन है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 60 है। तो अगर हम ये फॉर्मूला मानते हैं तो इसका वेट तो मॉलिक्यूलर वेट तो 30 आता है, जबकि हमें मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 60। इसका मतलब सबको डबल करना होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट 120 दे रखा है तो सब इसको कितना टाइम्स करना होगा 4 टाइम्स करना होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट पता है, हाँ ये कंफर्म है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो जो एम्पिरिकल वेट होगा उसका कुछ मल्टीपल भी होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसी तरह से ही डेफिनेटली होगा। तो हम यहां से ये इसका वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, दोनों का रेशियो चेक कर लीजिए और उस फैक्टर से इसको इन सभी एटम्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी के अंदर एक टर्म और आती है, इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन, वेपर डेंसिटी इज गिवन। ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो वेपर डेंसिटी पर मैं आ रहा हूं, वेपर डेंसिटी क्या है, इससे हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम वेपर डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर वेपर डेंसिटी में एक टर्म है डेंसिटी। तो पहले तो बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है। ये वर्ड आई थिंक नॉन वर्ड, डेंसिटी सिंपली क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। कोई इसे एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल देता है, कोई डेंसिटी भी बोलता है, एक ही बात है, डेंसिटी बोलो या एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलो, व्हाटएवर, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अलग अलग तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये जो डेंसिटी है हम किसी के रिलेटिव में फाइंड आउट करते हैं।
किसी के रिलेटिव में फाइंड आउट करते हैं। राइट नाउ बहुत पर्पस क्या है उसका वो नहीं है, बट कंपेयर करने के लिए आसान होता है। जैसे वाटर के रिलेटिव डेंसिटी आपने फाइंड आउट कर ली, तो जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो पानी में डालने पर जो है वो डूब जाएंगे, जिनकी कम है वो पानी में फ्लोट करते रहेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आप सबकी डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाता है कि अगर वाटर से ज़्यादा है, रिलेटिव वाटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो इसलिए अलग अलग जगह पर रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटीज कैसे डिफाइन होती है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो इसका भी तरीका अलग है। रिलेटिव डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डिफाइन करने का तरीका अलग है। फॉर गैसेस इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। पहले बात करते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए रिलेटिव डेंसिटी आप किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सिंपली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस जो भी रेफरेंस आपने लिया है, आप सभी की डेंसिटी आयरन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हो, सभी सब्सटेंस की डेंसिटी कॉपर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हो, सभी की डेंसिटी डायमंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो भी रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन जनरली यहाँ पर जो रेफरेंस हम लेते हैं ज़्यादातर केसेस में, वो रेफरेंस जो हम लेते हैं वो लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और हम सबको पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर बहुतों को ये लगता है सर 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। यस, कह सकते हो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो डेंसिटी होगी और रिलेटिव डेंसिटी में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस डिफरेंस इतना आएगा कि डेंसिटी की यूनिट होती है, इस रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। और अगर यहाँ पर रेफरेंस आपने वाटर लिया है तो इसे रिलेटिव डेंसिटी तो बोलेंगे ही, इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे आ गई 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 5। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेटा कहीं डायरेक्टली यूज नहीं होता है। अगर कहीं पर भी आपको वापस डेटा कहीं यूज करना है तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या निकालना पड़ेगा, आपको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 इससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि वैल्यू कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो कुछ नहीं, यहाँ पर ये 1 ग्राम पर ml है, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3 तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी 3 ग्राम पर ml। किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4 तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 ग्राम पर ml। इतना ही रोल है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप उससे वापस क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी, और फिर डेंसिटी को जैसे यूज करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये तो बात की हमने सॉलिड और लिक्विड के केस में। गैसेस के केस में अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। यहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ और हो सकता है, इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पर दोनों की डेंसिटी जब आप यहां पुट करोगे तो दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी रिलेटिव डेंसिटी को यहां पर हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, इसी को बोला जाता है वेपर डेंसिटी। वैसे तो रेफरेंस गैस कुछ भी ली जा सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पर ज्यादातर केसेस में हम जो रेफरेंस गैस लेते हैं वो हाइड्रोजन लेते हैं ज्यादातर। लेकिन अब रिलेट कैसे करें, तो डेंसिटी यहां पर पहले मैं इस डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं हाइड्रोजन को कैसे यूज करेंगे। तो बट जो हमारा फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, इसको डेंसिटी की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू T।
PM इक्वल्स टू W डिवाइड बाई V इंटू RT। W डिवाइडेड बाई V, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। PM इक्वल्स टू DRT, ये डेंसिटी हो गई। तो डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी जो गैस है उसकी डेंसिटी PM अपॉन RT, PM अपॉन RT डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, जो भी रेफरेंस गैस है उसके लिए PM अपॉन RT रेफरेंस गैस। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये प्रेशर और टेम्परेचर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, R की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। और बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस गैस हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने रेफरेंस हाइड्रोजन लिया है तो आप ऑक्सीजन भी ले सकते हो, नाइट्रोजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो कोई फिक्स नहीं है, तो वो रेफरेंस गैस हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो वो हम मान लेते हैं कि क्या लिया होगा, हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला एक कह सकते हो हमारे पास यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। वेपर डेंसिटी पता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। इससे यानी वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से वेपर डेंसिटी। अगेन मैं आपको बता दूं, इस वेपर डेंसिटी का इससे ज्यादा हमारे लिए कोई यूज नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यस, इससे ज्यादा ये और टर्म हमें यूज नहीं करनी है। तो वापस मैं उस पार्ट पर आता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है तब भी हो जाएगा, और वेपर डेंसिटी पता है तो उससे भी हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास आ गया, और मॉलिक्यूलर मास से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू। इसके आगे चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क मैं आपको ग्रुप्स पर बता दूँ।